हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया है एकदम। जी, आप सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को सत श्री अकाल, सभी को राम राम, राधे श्याम, वालेकुम अस्सलाम, सब कुछ ठीक है। चलिए बेटा, कोशिका जीवन की इकाई, ये हमारा अध्याय चल रहा था। आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। कुछ बात तो नहीं करनी ना सर? अगर एनसीईआरटी कसरत को अच्छे से कर ले तो क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? यार देखो, कौन है ये मेरे भाई? नदीम भाई। नदीम भाई देखो, ऐसे सवाल ना बेटा, ये ऐसे सवाल जो है ये अच्छे लगते थे जब हम 5वीं 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और स्कूल में बोलते थे कि मैडम ये जो आप हमें क्वेश्चन करा रही है इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना। सर आप जो ये क्वेश्चन हमें करा रहे हो उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना। लेकिन अब वो तू 5वीं 6ठी कक्षा में नहीं है, अब तू नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। ये बोल कि सर क्या एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना, ऐसे बोल। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब तू ये बोले कि सर एनसीईआरटी कसरत के जो आप क्वेश्चन करा रहे हो यही के यही आएंगे क्या? ऐसा है, पेपर तो मैं बनाऊंगा नहीं। हाँ, इतनी श्योरिटी है कि एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर आएगा। ठीक है? तो दोस्त, क्वेश्चन लॉजिकल होना चाहिए आपका। हाँ जी, आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले बेटा एक जरूरी सूचना, और वो ये है कि हम जहां से अभी मैं क्लास ले रहा हूं वो है गुड़गांव में, और गुड़गांव जो है वो है हरियाणा में। और हरियाणा में जो है कल इलेक्शन है, यानी 25 मई को क्या है, इलेक्शन है। और उस इलेक्शन की वजह से जितने भी दफ्तर हैं, आई होप आप जहां से हैं, यूपी बिहार जहां से भी देख रहे हैं, आपके यहां पर भी राज्य में इलेक्शन होंगे या हो गए होंगे। तो उस दिन आपकी सरकारी छुट्टी थी, है ना, कोई ऑफिस खुला नहीं रह सकता। इस वजह से कल जो है वो आपका ऑफ रहेगा दोस्त। देखो, मैं तो नहीं चाहता हूं ऑफ रहे, लेकिन अब जो है सो है दोस्त, है ना। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर पढ़ रहे थे बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोगों ने कुछ कुछ बिंदु पढ़ लिए थे। प्लीज आगे बढ़ने से पहले क्या आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना चाहेंगे? क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी? जल्दी से एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पेज नंबर 89 पर जो ये दे रखी है, आप चाहे तो इसको मेरे साथ पढ़ सकते हैं, या मैं नहीं पढ़ रहा, एक बार आप अपने आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी, एक बार इसको पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ शेख, संडे को भी ऑफ रहेगा। पढ़ लिया सभी ने? प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हम जानते हैं, पीपीएलओ, नील हरित जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है और तेजी से विभाजन करती है। आकार माप इनका कैसा होता है? अलग अलग होता है। 4 मूल आकार होते हैं जीवाणुओं के, ये दे रखे हैं। आपको कुछ लगता है यहां पर कुछ मिस्टेक है? इस यहां से यहां तक कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है आपको? आपको लग रहा है यहां पर कोई मिस्टेक है? किसी को यहां पर कोई मिस्टेक दिख रही है एनसीईआरटी में? सैटरडे को ऑफ है, संडे को ऑफ है, सीधा हम मंडे को मिलेंगे। अब बीच में बातें मत करिए प्लीज। हाँ जी, कहीं आपको दिख रहा है यहां पर कुछ गलती लग रही है? लग रही है? चलो, किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, एक रोशन कुमावत ने दिया, और वो ये सिर्फ इतना सा, कोई मिस्टेक नहीं है। एक्चुअली ये वर्ड जो है ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। इंग्लिश में जब हम इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? स्पाइरल, है ना। क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। और स्पाइरल को हिंदी में लिख दिया स्पाइलर। क्या लिख दिया? स्पाइलर। बस इतनी सी मिस्टेक है। क्या? स्पाइरल को क्या लिख दिया? स्पाइलर कर दिया है। क्या कर दिया? स्पाइलर कर दिया है, और कुछ नहीं है। तो ये एक छोटी सी
इतनी सी छोटी सी मिस्टेक है, और वो क्या कि सर्पिल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं, और यहां पर स्पाइरल की जगह स्पाइलर कर रखा है और कुछ नहीं है। हाँ जी, डन, क्लियर है। तो ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, आप भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा स्पाइरल बाइंडिंग या स्पाइलर बाइंडिंग। सोचो, बाइंडिंग कराते हैं ना बुक्स की, क्या बोलते हैं, स्पाइलर बाइंडिंग कर दे या स्पाइरल बाइंडिंग कर दे, स्पाइरल होता है, स्पाइलर नहीं होता है। डन, चल आगे बढ़ते हैं। इस पेज को एक बार पढ़ लीजिए, यह पेज हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। इस पेज को फटाफट जल्दी से पढ़ लीजिए, हम ये भी पेज पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक जैसा होता है, ये हमने कल पढ़ा था। सभी प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति होती है, ये भी हमने पढ़ा था। जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती है, यहां पर एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, जो अभी वैसे तो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला था, कहां पर बताऊंगा, जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो वो चीज यहां पर आ जाएगी। क्या सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है? ठीक है सर, एक्सेप्ट यहां पर लिखना चाहिए था क्या, अपवाद लिखना चाहिए था, और वो अपवाद आप जानते हैं कौन है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है सर, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, यहां पर नहीं लिखा हुआ लेकिन आगे लिखा हुआ है। जो कोशिका झिल्ली को घेरे रखती है, याद रखना, जो कोशिका झिल्ली को, यहां पर क्या करना है, को घेरे रखती है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली को घेरे रखती है, घिरी हुई नहीं होती है। क्या सर समझ नहीं आया क्या? देख इधर देख, समझना इस चीज को, क्या कि अगर ये कोशिका झिल्ली है, कौन है बेटा, ये कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिलती है, कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है। कौन? कोशिका भित्ति। तो जरा सोचिए, कोशिका भित्ति जो है, क्या वो कोशिका झिल्ली से घिरी हुई है या कोशिका झिल्ली को घेरे हुई है? तो हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरे रखती है, ना कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है जी, ये चीज आपने मिस्टेक है, इसको सही करना है प्लीज। डन, क्लियर है यहां तक की बात? चले, अब ये चीज जो है आपको नई एनसीईआरटी में सही मिलेगी, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये चीज आपको सही मिलेगी, पुरानी एनसीईआरटी में मिस्टेक है। अभी एक और मिस्टेक दिखाऊंगा, मैं लेकर आया हूं, क्या लेकर आया हूं, पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों लेकर आया हूं। पुरानी एनसीईआरटी में इस पेज पर जब आप आएंगे तो जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में अर्धपारगम्य, यह है पुरानी एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वर्णात्मक पारगम्य या वर्णात्मक लिखा हुआ है, तो वो चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर पुरानी एनसीईआरटी जिनके पास है, यहां पर मिस्टेक है, नई एनसीईआरटी में मिस्टेक नहीं है। याद रखना है, कोशिका झिल्ली को घेरे रखती है, ना कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। क्लियर, समझ में आ गया? जिनके पास नई एनसीईआरटी है बिल्कुल ठीक है, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है, जो अभी भी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जहां मैं बताता जा रहा हूं उसको सही करते जाइएगा। चलिए, क्लियर है? कोशिका में साइटोप्लाज्मिक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैट्रिक मीन्स आव्यूह, यानी जो घेरेबद्ध है, किसी के अंदर घिरा हुआ है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता, ये हम कल पढ़ चुके हैं। जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। प्लाज्मिड क्या होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। प्लाज्मिड की खूबी दो कार्य, एक तो था प्रतिजैविक के खिलाफ प्रतिरोधकता या प्रतिजीवी प्रतिरोधकता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और एक साथ साथ रूपांतरण या संयुग्मन में हेल्प करता है, लिंगी रोम बनाकर। यहां तक की बात हम लोग कर चुके हैं। डन, इसके आगे के बिंदु अब हमें पढ़ने हैं, तो क्या आप रेडी हैं आगे की चीजें पढ़ने के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में? स्टार्ट करें आज का कार्यक्रम, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अगले लक्षण पढ़ने में। हाँ जी, स्टार्ट करें। चलिए जी, एक बालक पूछ रहा है, सर हमारे पास नई एनसीईआरटी नहीं है। तेरे पास फोन है ना, फोन में डाउनलोड कर सकता है नई एनसीईआरटी। कहां से डाउनलोड करेगा? फटाफट एक चीज जल्दी से बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा बेटा गूगल पर जाना, गूगल पर जाने के बाद में सीधा सीधा यहां पर लिख देना क्या, 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी 11th
बायोलॉजी, बस इतना सा लिख देना। क्या लिखना है अंग्रेजी में? लिख देना NCERT 11th बायोलॉजी। तेरे फोन में गूगल है, वहां पर लिख देना। सुनता जा, फिर मत बोलना सर एक बार वापस से दोहरा दो। यहां पर ऊपर ऊपर तेरे को एनसीईआरटी की वेबसाइट दिखाई देगी। ये वेबसाइट है ncert.nic.in। इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेगा तेरी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में क्या करना है, यहां पर ऊपर एक कॉलम दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा सेलेक्ट क्लास। इस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही यहां पर क्लासेस दिख जाएंगी। तूने 11th क्लास पर क्लिक किया, कर दिया। फिर सब्जेक्ट पर क्लिक किया, बायोलॉजी पर, तेरे को जिस भी सब्जेक्ट की डाउनलोड करनी है कर दिया। फिर यहां पर क्या हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए? ऑब्वियस सी बात है हिंदी में चाहिए, तो जीव विज्ञान पर क्लिक कर देना। ये करने के बाद गो पर क्लिक कर देना। जैसे गो पर क्लिक करेगा तेरे यहां पर 19 चैप्टर जो 11th क्लास के हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। अब तेरे को एक एक चैप्टर डाउनलोड नहीं करना, तेरे को क्या करना है, नीचे लिखा हुआ डाउनलोड कंप्लीट बुक, पूरी की पूरी बुक तेरे को डाउनलोड करनी है। इस पर क्लिक करना, तेरे फोन में 19 के 19 चैप्टर जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। कौन से? नई एनसीईआरटी के। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, एक और बालक पूछ रहा है क्या सर नई एनसीईआरटी फॉलो करें या पुरानी एनसीईआरटी? अगर देखो, अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी से काम चल जाएगा। नई खरीद सकते हो तो प्लीज खरीद लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोनों से चल सकता है। नहीं खरीद सकते तो खरीद लो, नहीं है नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते तो क्या पुरानी से चल जाएगा? चल जाएगा। जहां मिस्टेक होगी मैं बताता जाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अगला बिंदु आता है वो ये आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशिष्ट लक्षण क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनका विशिष्ट लक्षण। मैंने आपको बताए थे कल दो विशिष्ट लक्षण हैं, जिसमें से पहला विशिष्ट लक्षण जो है, पहला विशिष्ट लक्षण जो है वो क्या? अंतःवृष्ट पिंड का पाया जाना। हिंदी में बोलते हैं अंतःवृष्ट पिंड, इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। और दूसरा है मीजोसोम्स। ठीक है। अब कंफ्यूजन कहां पर होएगा? हमारी हिंदी की एनसीईआरटी में एक जगह पर मीजोसोम लिखा हुआ है, एक जगह पर मीसोजोम लिखा हुआ है। अंग्रेजी में सिंपल क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आइएगा मत, एक ही चीज है। मीजोसोम भी बोल सकते हैं, मीजोजोम भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं। ठीक है। कहीं कहे कि सर हमारे में तो मीजोजोम लिखा हुआ है, एक ही चीज है। मीजोसोम भी बोल सकते हैं, मीजोजोम भी बोल सकते हैं। ये दो हैं विशिष्ट लक्षण। विशेष लक्षण मतलब कि सभी प्रोकैरियोट्स में ये मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या? अंतःवृष्ट पिंड का पाया जाना और मीजोसोम का पाया जाना, ये इनके विशिष्ट लक्षण है। किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। डन। और ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये चीज मैंने तेरे को कल भी दिखा दी थी। कहां पर दिखाई थी? इस पेज पर दिखाई थी। देख यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के अंतःवृष्ट मिलते हैं। क्या? कि प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के यानी विशिष्ट रूप से क्या पाए जा रहे हैं? अंतःवृष्ट पिंड मिलते हैं। सर यहां तो अंतःवृष्ट लिखा हुआ, पिंड नहीं लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। इसी एनसीईआरटी में जब तू आगे जाएगा तो यहां पर वर्ड दिखेगा तेरे को, अंतःवृष्ट पिंड दिखाई देगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस लाइन में यहां पर तेरे को ये चीज क्लियर हो गई। क्या विशिष्ट लक्षण? पहला क्या है? अंतःवृष्ट पिंड का पाया जाना। दूसरा, प्रोकैरियोट्स की विशेषताओं में उनकी कोशिका झिल्ली में एक विशिष्ट विभेदित आकार मिलता है जिसे मीजोसोम कहते हैं। यानी प्रोकैरियोट्स में दो विशिष्ट लक्षण हैं। क्या? एक तो मीजोसोम का पाया जाना और एक अंतःवृष्ट पिंड का पाया जाना। याद रखना ये यूनिक कैरेक्टर है। यूनिक मतलब विशिष्ट, जो किसी और जीव में नहीं मिलेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, सभी प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये होते क्या है? सर ये अंतःवृष्ट पिंड क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैंने कहा आइए अब यही तो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? अंतःवृष्ट पिंड पढ़ेंगे। आइए सर ये अंतःवृष्ट पिंड क्या होते हैं? अंग्रेजी मैंने यहां पर लिख दिया इंक्लूजन बॉडी। ये क्या होते हैं? आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपके घर पर सब्जी आती है,
आपके घर पर सब्जियां आती हैं? हां सर आती हैं। लेकर आते हैं मम्मी या पापा, सब्जी खरीद कर आते हैं? हां जी। मान लो आपके घर पर आज सब्जी लेकर आए पापा या मम्मी, सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ गए, ठीक है। मान लो बैंगन भी लेकर आ गए, भिंडी भी लेकर आ गए, तोरई भी लेकर आ गए, घिया भी लेकर आ गए, या जो भी आपके घर में सब्जी आई है, 4-5 सब्जियां लेकर आ गए। क्या सारी की सारी सब्जियां एक दिन में बना डालते हैं क्या? कि ले बेटा बैंगन के साथ भिंडी भी मिक्स कर दे, आलू भी मिक्स कर दे, है सब कुछ एक साथ मिक्स करके बना देते हैं। सर आज मिक्स वेज खाएंगे हम, है। एक दिन में एक बन जाती है, चलो 2 बन जाती है, मैक्सिमम 3 बन सकती है, कि एक सुबह की हो गई, एक दोपहर की हो गई, एक रात शाम वाली हो गई है। 5 सब्जी एक साथ तो नहीं बना रहे ना, कुछ रख देते हैं। सोचो, वो जो एक्स्ट्रा सब्जी लेकर आ रहे हैं, जो बच गई हैं, क्या हम उसे स्टोर करते हैं? हां सर। तो जो बचा हुआ माल जो होता है, बचा हुआ पदार्थ जो होता है, उस बचे हुए पदार्थ को हम स्टोर करते हैं? हां सर बिल्कुल करते हैं। कहां पर करते हैं? सर फ्रिज में करते हैं। हां सर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, कि सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई चीज बच गई है जिसका अभी यूज नहीं आ रहा है, जिसको हम अभी यूज में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाद में ये यूज में आ जाए, हो सकता है बाद में ये यूज में आ जाए, कि कोई पदार्थ है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो बचा हुआ है, एक बचा हुआ पदार्थ जो अभी यूज में नहीं आ रहा है, बाद में यूज में आ सकता है, उसको हमने एक जगह पर इस तरीके से भर दिया, ये मान लो यहां पर डाल दिया। अब आपका प्रश्न होगा, क्या सर क्या बच जाता है? मैंने कहा अभी बताऊंगा, अभी फील कर, बस इतनी सी बात को समझ कि कोई पदार्थ है जो बच गया और हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। तो यह संरचना जो होती है, वो बचा हुआ पदार्थ जो एक निश्चित जगह पर स्टोर होता है, संचित किया जाता है। संचित मीन्स स्टोर किया जा रहा है, ये जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, याद रखना, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, उसे अंतःवृष्ट पिंड कहते हैं। खत्म। कि भैया ये कोशिका थी, इसके अंदर कोई पदार्थ बच गया है, उस बचे हुए पदार्थ को हमने यहां पर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। अब इस संरचना को हमने क्या बोल दिया है? सर ये जो है इसको हम बोल रहे हैं अंतःवृष्ट पिंड, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। तेरे से नीट में प्रश्न पूछा जाएगा, अंतःवृष्ट पिंड के ऊपर कोई आवरण मिलता है? तो बोलेगा नहीं, कोई आवरण नहीं मिलता है, ये झिल्लीहीन होते हैं, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न यही होगा, सर कौन सा पदार्थ यहां पर स्टोर किया जा रहा है? क्या यहां पर स्टोर किया जा रहा है? किसको धरा जा रहा है? किसको रखा जा रहा है? किसको स्टोर किया जा रहा है? मैंने कहा आइए समझते, आगे बढ़ते हैं। ये वाला बिंदु अगर क्लियर हो गया तो आगे बिंदु पर पढ़ते हैं। ये जो अंतःवृष्ट पिंड जो होते हैं, ये जो अंतःवृष्ट पिंड जो होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। अब एक चीज जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, जो आपको लगेगा अरे सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन एक अलग तरीके से, एक अलग मोड़ से बताने जा रहा हूं, समझना। देखिए अंतःवृष्ट पिंड जो होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। इनके नाम जरा ध्यान से सुनना। पहला है गैस रस धानी। देखो बातें करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा जो है वो है इनऑर्गेनिक, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक बॉडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक पिंड। और चौथा है खाद्य पिंड, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फूड, वैक्यूल नहीं बोलेंगे, फूड बॉडी बोलेंगे। ये होती है 3 प्रकार की। कौन? हमारी जो अंतःवृष्ट पिंड जो होती है बेटा, ये होती है 3 प्रकार की।
याद रखना है आपने, ये 3 प्रकार हैं अंत्यवृष्ट पिंड के। अब ये क्या क्या है, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, समझना। यहां तक की बात समझ में आ रही है? वेल डन दीपिका। बचा हुआ पदार्थ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्टोर किया जाता है, जो आवरणहीन होता है, अंत्यवृष्ट पिंड कहलाता है। बहुत ही बढ़िया। सर टैबलेट में लाइव क्लास होगी क्या? चल रही है ना मेरे भाई, चल रही है ना, बात मत कर यहां पर। ठीक है, अब ये जो अंत्यवृष्ट पिंड है, ये जो बचा हुआ पदार्थ है जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, जिसको हमने अंत्यवृष्ट पिंड बोला, ये होते 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार, ये नाम लिख दिए। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला हम पढ़ते हैं कौन सा, गैस रसधानी। सर ये क्या होती है? मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? आपने बोला 4 थे। मैंने कहा कौन कौन सा? सर बैक्टीरिया था, नील हरित शैवाल था जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा था, पीपीएलओ है ना, 4 याद आ रहे होंगे। ये मान लो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। भविष्य में अगर मैं बीजीए लिखूं तो एक ही बार में दिमाग में फिट कर लेना, बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ये समुद्र में या पानी की सतह पर मिलती है, समुद्रों में पानी की सतह पर मिलती है और प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। पानी की सतह पर मिलती है, पानी की सतह पर प्रकाश संश्लेषण करती है। डन, इतनी सी बात घुस गई दिमाग में। अब इधर देख, आप मुझे बताइए, अगर ये पानी की सतह पर मिल रही है तो पानी की सतह पर रहने के लिए आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर प्लावकता होनी चाहिए? प्लावकता मींस बायोन्सी। अरे भैया तूने 2 ट्यूब ली, जैसे तेरी साइकिल है, साइकिल के अंदर टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब्स होती है ना, ट्यूब्स देखिए ना, ट्यूब होती है ना, रबड़ की ट्यूब होती है। एक के अंदर तूने भर दी मिट्टी और एक के अंदर तूने भर दी गैस। कौन सी पानी के ऊपर तैरेगी? जिसमें गैस है। क्यों? क्योंकि गैस की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? सॉलिड से कम होती है। तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है फिजिक्स का है। तो अब जरा सोचिए, इस कोशिका को पानी के ऊपर तैरना है तो क्या इसके अंदर हवा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर, इसके अंदर वायु होनी चाहिए। तो इस नील हरित शैवाल के अंदर, इस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, इसके कोशिका द्रव्य में जगह जगह पर गैस भरी पड़ी है। गैस जो है वो स्टोर हो गई है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं मिल रहा। तो इस संरचना को हमने क्या बोला? सर इस संरचना को हमने बोला गैस रसधानी। ये सिंपल फूड, इसको हमने क्या बोला? गैस वैक्यूल बोला है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्लास नहीं चल रही है, कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन 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 डन, क्लियर है। अब आपका एक प्रश्न होगा, सर ये तो सर प्लांट्स में मिलती है ऐसी चीज। तो बिल्कुल मिलती है, लेकिन प्लांट्स में और यहां पर फर्क क्या है जरा सोच। प्लांट्स में जो वैक्यूल मिलती है, क्या उस पर आवरण होता है? हां, यहां पर कोई आवरण नहीं है, कोई झिल्ली ऊपर से इसको कवर नहीं कर रही, बस ये डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोट्स में ये जो अंत्यवृष्ट पिंड, जो गैस रसधानी होती है, जिसमें गैस स्टोर होती है, जिसमें गैस संचित होती है, ये किसमें मिलेगी जरा सोच। इसका एग्जाम्पल क्या होएगा? तो सीधा बोलेगा सर ये जो गैस रसधानी जो होती है ये कहां पर पाई जाएगी? अरे क्या बात है मेरे भाई, क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? पगला गया है कि स्पैम किए जा रहा है? हैं? किसमें मिलेगी? सर ये मिलेगी नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। डन? जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ गई है आपको? यह है पहला प्रकार अंत्यवृष्ट पिंडिका। सर एक बार और बताओ? नहीं, एक ही बार बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अकार्बनिक पिंड। दूसरा कौन है? अकार्बनिक पिंड। अब सर ये अकार्बनिक पिंड क्या होते हैं?
पहले तो मुझे बताइए, अकार्बनिक पदार्थ जानते हैं? अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला होती है। क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला या कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता। देख, दिमाग में दो चीजें फिक्स कर ले। ऐसे कंपाउंड, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होएगी वो कार्बनिक पदार्थ, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होएगी वो अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, चलो सर, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बता कि मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर? इस बैक्टीरिया के अंदर, ध्यान से सुनना, इस बैक्टीरिया के अंदर सल्फर को यहां पर एकत्रित कर दिया। सल्फर, मुझे बताना, सल्फर जिसको हम हिंदी में गंधक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं, गंधक, सल्फर। मैंने यहां पर फॉस्फेट डाल दी। फॉस्फेट, क्या डाल दी? फॉस्फेट। फॉस्फेट मींस फॉस्फोरस। ठीक है, क्या डाल दिया सर? सल्फर या सल्फेट डाल दिए। ये सल्फर डाल दी, ये फॉस्फेट डाल दिया है। अब पहले तो सोचिए, हालांकि ये तो मतलब ऐसा सवाल है जो छठी क्लास के बच्चे या 7वीं क्लास के बच्चे से पूछा जाए। सल्फर कौन है? तूने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना केमिस्ट्री में? वहां पर सल्फर एक धातु होता है, मतलब एक एलिमेंट है, एक तत्व है सल्फर। फॉस्फेट, फॉस्फोरस एक तत्व है। क्या सल्फर एस, फॉस्फेट PO4 3-। हाँ जी, क्या ये आपके कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ है? सर ये तो अकार्बनिक पदार्थ है, ये तो तत्व है। तो जरा सोच, यहां पर इस बैक्टीरिया के अंदर सल्फर स्टोर कर दी, फॉस्फेट स्टोर कर दी, अजी आयरन, लोहा, लोहा यहां पर स्टोर है, Fe। तो जरा सोच, ऐसे अंतःवृष्ट पिंड को मैं क्या बोलूंगा? सर ऐसे अंतःवृष्ट पिंड को हम अकार्बनिक पिंड बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सर फॉस्फेट कणिका, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सल्फर कणिका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? फॉस्फेट कणिका, सल्फर कणिका, आयरन कणिका। ये सारे के सारे कौन सी अंतःवृष्ट पिंड है? सर ये अकार्बनिक पिंड है। यानी अकार्बनिक पदार्थ अगर स्टोर हो रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो ऐसे अंतःवृष्ट पिंड को हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक पिंड बोलेंगे। डन, क्लियर है जनाब? ये किसमें मिलेगा? ये मिलेगा आपके बैक्टीरिया में। किसमें मिलेगा जनाब? नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थ की, खाद्य पिंड की। खाद्य पदार्थ, सर कल का होमवर्क नहीं मिला? हां जी, मेरे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो होमवर्क नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे एक बार में, 1-2 क्लास में मैंने आपको 3 बार होमवर्क दे दिया, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित होमवर्क थे। ठीक है, डन। आइए खाद्य पिंड की बात करते हैं। खाद्य पिंड का मतलब फूड बॉडी का मतलब कि कहीं ना कहीं कौन सा पदार्थ स्टोर हो रहा है? खाद्य पदार्थ। यानी आपके घर पर जो बच गया फूड मटेरियल, उसको आप जब स्टोर करते हो तो सेम टू सेम इस बैक्टीरिया के अंदर कोई फूड मटेरियल है, कोई खाद्य पदार्थ है जो बच गया, हमने उसको यहां पर क्या कर दिया गुरु? स्टोर कर दिया है। मान लो ये फूड मटेरियल था और इसको हमने यहां पर स्टोर कर दिया। अब सर एग्जाम्पल क्या स्टोर किया, कौन सा फूड मटेरियल स्टोर किया है? तो आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पर्टिकुलरली नील हरित शैवाल जो होती है, कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो कौन सा होता है? याद रखना, भूल मत जाना, साइनो फाइसियन स्टार्च। स्टार्च को हम मंड बोलते हैं। और सामान्य बैक्टीरिया जो होता है, सामान्य बैक्टीरिया जो होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है, उसके अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन।
आई नो आप में से कई पूछेंगे सर ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये साइनोफाइशियन स्टार्च क्या होता है। अभी सिर्फ इतना सा बता रहा हूं। आप में से कितने बच्चों ने ग्लूकोज नाम सुना है? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सुना हुआ है, C6H12O6 सुना हुआ ना। मैंने बोला ये ग्लूकोज का अणु है एक। ऐसे हजारों ग्लूकोज के अणु, ऐसे हजारों ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़े हुए हैं। और कैसे हैं सर? सीधी रेखा में है और कुछ शाखित हैं। यह है स्टार्च। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। तब आप मुझे बताइए क्या स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला है? हां सर। और एक शाखित श्रृंखला है? हां सर। तो स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला प्लस साथ साथ शाखित श्रृंखला। डन। नेक्स्ट, अब मैंने बोला यहां पर कोई सीधी श्रृंखला नहीं है, ग्लूकोज जो है वो हाईली शाखित है। बहुत हाईली कैसा है? ब्रांच्ड है, बहुत ही ज्यादा क्या है? शाखित है। शाखित 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 शाखित। क्या मिल रहा है यहां पर? ग्लूकोज मिल रहा है। तो ये है हमारा कौन? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या फर्क है मेरे भाई? ये है हमारा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में ये सारी की सारी चीजें बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को मत भूलिएगा। ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या डिफरेंस था? सर ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बना हुआ है, स्टार्च भी ग्लूकोज से बना हुआ है, बस फर्क इतना सा इनकी स्ट्रक्चर में कि ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड है, बहुत ही ज्यादा शाखित है। कई सारे ग्लूकोज क्या है? शाखित रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि स्टार्च जो होता है उसमें ग्लूकोज की एक सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट लाइन है, और कुछ ग्लूकोज शाखित है। डन। तो याद रखना बैक्टीरिया के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है, जो खाद्य पदार्थ स्टोर होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जबकि नील हरित शैवाल में किस रूप में होता है? साइनोफाइशियन मंड के रूप में, साइनोफाइशियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब ये बातें सुनने के बाद में अब इधर देखना, ये जितनी भी बातें मैंने तेरे को बताई हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद में, समझने के बाद में, अब एक काम कर, इस पूरे अंतःवृष्ट पिंड को यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा पढ़। सर सेल्यूलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला, कोई शाखित श्रृंखला नहीं होती है दोस्त। यहां से लेकर यहां तक तेरी एनसीईआरटी में अंतःवृष्ट पिंड लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ आराम से। पूरी आवाज आ रही है जमीर हैदर। ज्यादा अगर स्पैम करेगा तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में कुछ बच्चे आते हैं, छोटू छोटू बच्चे है ना, थोड़ा सा मेच्योरिटी नहीं होती, इसलिए बार बार वो बटन पर क्लिक करते रहते हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो स्पैम करते हैं। मत कर बेटा, आवाज आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक कोशिका के 2 विशिष्ट लक्षण हैं। सर फास्ट पढ़ाइए, आप है ना बाद में पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। आप हमें ना सिखाइए कैसे पढ़ाना, चुपचाप बैठ के पढ़ ले। नहीं पढ़ना तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। यहां पर पढ़ने आया है, यहां पर मजाक करने नहीं आया है। मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मत करना, फास्ट करा दो और ऐसे करा दो और वैसे करा दो और इस तरीके से करा दो, उस तरीके से करा दो। मैं 1000 बार क्लास में बोल चुका हूं, कई बार ये चीज समझा चुका हूं कि पढ़ना आपने, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, ठीक है? गाइडेंस देना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। हाँ जी सर, लास्ट चीज समझ में नहीं आई। गैस रसधानी नील हरित शैवाल मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। अब इधर देखिएगा, आपने बोला सर यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देख तूने, मैंने जो चीजें बताई, क्या है, मैं एनसीईआरटी से बाहर गया, मैंने तेरे को क्या बताया था? अंतःवृष्ट पिंड क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो बचा हुआ पदार्थ होता है, जो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, जिसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती, उसको हम अंतःवृष्ट पिंड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? फॉस्फेट कणिका। अब ये फॉस्फेट कणिका
कहां पर है, यहां पर मैंने तेरे को बताया अभी। अंतःवृष्ट पिंड के 3 प्रकार है, जिसमें अकार्बनिक पिंड वो होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों के रूप में स्टोर होता है, जैसे फॉस्फेट कणिका, जैसे सल्फर कणिका। तो फॉस्फेट कणिका यहां पर वर्ड आया, हां सर आया। उसके अलावा साइनोफाइशिन कणिका लिखा हुआ है। सर साइनोफाइशिन क्या था? साइनोफाइशिन जो होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। वो क्या होता है? मंड होता है, जो किसमें पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये चीज नहीं लिखी हुई थी तो बताना पड़ेगा ना दोस्त, क्या होता है? ये खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पिंड के रूप में पाया जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? साइनोफाइशिन कणिका। एक क्या हो गया? फॉस्फेट कणिका। और एक क्या दे रखा है? ग्लाइकोजन कणिका। ग्लाइकोजन कणिका किसमें पाई जाएंगी? सर बैक्टीरिया में। ये चीज यहां पर लिख दी। ग्लाइकोजन कणिका किसमें पाई जाएंगी? सर बैक्टीरिया में। साइनोफाइशिन कणिका किसमें पाई जाएगी? नील हरित शैवाल में। फॉस्फेट और सल्फर कणिका नॉर्मली बैक्टीरिया में पाई जाएंगी। अब ये चीज कहां पर लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई थी यहां पर। अगला क्या क्या कि गैस रसधानी, गैस के रूप में भी अंतःवृष्ट पिंड पाया जाता है, जो किसमें पाया जाता है? नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। उसके अलावा सर ये क्या? ये बैंगनी हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ये क्या लिखा हुआ है? देखो इतनी सी बात याद रखना कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें से नील हरित शैवाल वो होते हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किया था, ठीक है। लेकिन उनसे पहले भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया आ गए थे, जैसे सल्फर बैक्टीरिया थे, हरे बैक्टीरिया थे, बैंगनी बैक्टीरिया थे, लेकिन वो वाटर को यूज में नहीं लेते थे। सर हमारे ऊपर से जा रहा है। अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे बैंगनी बैक्टीरिया और हरे बैक्टीरिया। अब कुल मिलाकर खुद कॉमन सेंस लगा कि एक साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल, एक बैंगनी बैक्टीरिया यानी पर्पल बैक्टीरिया, एक हरे बैक्टीरिया यानी ग्रीन बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो पानी की सतह पर मिल रहे हैं। क्यों सर? अरे भैया प्रकाश को अवशोषित करना है, प्रकाश संश्लेषण करना है, प्रकाश लेना है तो पानी की सतह पर मिलेंगे, और पानी की सतह पर मिलेंगे तो उनको क्या मिलेगी? उनको क्या देनी चाहिए? सर बायोन्सी देनी चाहिए। उनके अंदर कुछ गैसीय पदार्थ भरा होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहे। खत्म। ये था हमारा क्या? अंतःवृष्ट पिंड। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डन, क्लियर है। चले आगे। अब एक बालिका ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सर बैक्टीरिया में तो क्लोरोप्लास्ट मिलता ही नहीं है, फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? मैंने कहा रुक जा गुड़िया, अभी आएगा, पेशेंस रख। सारी चीजें एक बार प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरा हो जाने दो, फिर कहना सर ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चल। तो हमारा अंतःवृष्ट पिंड समाप्त हो चुका है। हमारा ये वाला टॉपिक जो था, यहां पर ये वाली जो लाइन जो थी, ये पूरी की पूरी हमने कवर कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या थी? हमने बोला था कि प्रोकैरियोट्स के 2 विशिष्ट लक्षण हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं। एक है अंतःवृष्ट पिंड और दूसरा है मीजोसोम। अंतःवृष्ट पिंड हमने पूरा पढ़ लिया, अब बारी है मीजोसोम। अभी मीजोसोम नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर? कुछ रीजन है, कोई चीज है जिसकी वजह से अभी नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? आज ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आइए, मीजोसोम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? वो है ये वाला टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वो हम पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। ये सारी चीज हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद जो अगली चीज जो हमें, मीजोसोम लास्ट में आएगा, बाद में आएगा। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। चल आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कोशिका आवरण। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सर कोशिका आवरण पढ़ना पड़ेगा, सेल एनवलप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
याद करिए दूसरे लेक्चर में, इसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका जो होती है उसका जो आवरण जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो कितनी मेम्ब्रेन से बना होता है। कोई भी बालक अगर बताना चाहे तो बिंदास बता सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर देखूं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे बाहर एक स्तर पाई जाती है, फिर उसके नीचे एक और स्तर पाई जाती है, फिर उसके नीचे एक और स्तर पाई जा रही है। ये 3 स्तरें मिलकर क्या कहलाती हैं? कोशिका आवरण कहलाती है। क्या बोला हमने? ये जो 3 स्तरें हैं, ये 3 स्तरें मिलकर क्या कहला रही है? कोशिका आवरण। जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, उसका नाम है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। अंग्रेजी में भी ग्लाइकोकैलिक्स। नीचे, उसके नीचे कोशिका भित्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसके नीचे कोशिका झिल्ली। तो आपसे सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सीधा सा, कि भैया जरा सोचिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका आवरण जो है वो कितने स्तरों से बना होता है? तो हम सीधा बोलेंगे भैया 3 स्तरों से बना होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, नेक्स्ट कोशिका भित्ति और नेक्स्ट कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कोशिका आवरण में ग्लाइकोकैलिक्स। आइएगा, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, यहां पर हिंदी में लिख दिया तो यहां पर इंग्लिश में लिख दिया है। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं समझाया गया है, बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है ना? और आपकी उत्सुकताएं होंगी कुछ कुछ चीजें जानने की, तो पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आपसे बोलूंगा जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उसी पर ही स्ट्रिक्ट रहिए। जनरल नॉलेज की क्लास नहीं है कि हमें पीएचडी करनी है। जहां एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है वहां पर मैं बता दूंगा। सबसे पहला बिंदु कि सर ये ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी होती है? ये ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी होती है? तो सबसे पहला बिंदु, ये ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। थोड़ा बहुत उसमें शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली कौन? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। ठीक है। दूसरा बिंदु, सर इस स्तर का कार्य क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों का यही सवाल होता है कि सर इस स्तर का कार्य क्या होता है। हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया गया है। अब अगर मैं आपको कार्य बताऊंगा आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, इसलिए सिंपल सी ये चीज बता देता हूं कि यह स्तर, बस इतना सा बताऊंगा, यह स्तर चिपकने या किसी ठोस पदार्थ से चिपकने चिपकने में सहायता करती है। पहला कार्य। पहला कार्य क्या कि ये स्तर जो होती है किसी ठोस पदार्थ से चिपकने में सहायता करती है। अब जैसे मैं ये लिख दूंगा, अब आप में से कुछ ड्रॉपर होंगे जो बोलेंगे सर ये तो झालर का कार्य होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये कार्य मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी आपका होता है ना कि सर प्लीज इसका कार्य बता दो। तो ये स्तर जो होती है ये सबसे बाहरी स्तर है। अब जब ये सबसे बाहरी स्तर है, कोई ठोस पदार्थ होएगा तो उससे जुड़ने में ये क्या करती है? हेल्प कर देती है। कौन? ये ग्लाइकोकैलिक्स। चिपचिपी अगर होती है तो। दूसरा ध्यान से सुनना, आपके अंदर अगर कोई रोगाणु जाता है तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसको मारने की कोशिश करता है। हाँ, सोचो आपके अंदर अगर बैक्टीरिया जाएगा तो उस बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मारने की कोशिश करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है रोगाणु को। हाँ, तो जरा सोचिए ये कौन है? ये किस में मिल रही है ग्लाइकोकैलिक्स? सर ये तो बैक्टीरिया में मिल रही है। किस में मिल रही है? प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में मिल रही है। तो ये क्या करती है? ये उस जीवाणु को, ये उस प्रोकैरियोटिक कोशिका को
उस पोषक कोशिका के प्रतिरक्षा तंत्र से बचाने की कोशिश करती है। पहले लिख देता हूं, वापस से समझा रहा हूं क्या। ये पोषक यानी होस्ट के प्रतिरक्षा तंत्र से बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये मेरे अंदर गया, ठीक है। अब मेरे अंदर जब जाएगा तो मेरा इम्यून सिस्टम इसको क्या कहेगा कि आजा आजा आजा, है नहीं ना, मारेगा ना इसको, क्योंकि ये नुकसानदेही हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको हमारा इम्यून सिस्टम अगर मारेगा तो ये क्या कहेगा कि आजा मेरे को मार दे, ये भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना। तो आखिर इसमें कौन सी स्तर है जो इस जीवाणु को प्रोटेक्ट करेगी मेरे इम्यून सिस्टम से? तो ये वो स्तर है, कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, जो क्या करती है? पोषक। पोषक मतलब जिसके अंदर ये कोशिका जा रही है। ये कौन है? सोचो, ये है बैक्टीरिया, ये मेरे अंदर गया, तो ये कौन है? मेरा मेहमान। ये मेरे अंदर जा रहा है, ये कौन है? मेरा मेहमान है। तो मैं कौन हूं? मेजबान हूं। तो मेजबान को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। और जो अंदर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? गेस्ट बोलेंगे। तो आओ गेस्ट, हमारे अंदर जाओ। गेस्ट हमारे अंदर गया, गेस्ट जो था वो होस्ट के अंदर गया। होस्ट ने बोला अरे तू तो बड़ा बेकार है, मैं तेरे को मार डालूंगा। इसने बोला ऐसे कैसे मार डालेगा, मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या कर रही थी? सर पोषक जो था उसके प्रतिरक्षा तंत्र से बचाने की कोशिश कर रही थी। डन, क्लियर है? अब ये दोनों चीजें हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, तो अगर आप याद रखना चाहते हैं याद रख सकते हैं, नहीं याद होता गोली मार दीजिए इस चीज को कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, हम याद नहीं रख पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर याद क्या रखना है ये तो बताइए। यहां से यहां तक जो मैंने यहां पर दो चीजें लिखी है, पहला कि ये इससे बनी होती है, दूसरा इसका कार्य क्या है, ये कुछ नहीं दे रखा हमारी एनसीईआरटी में। तो सर क्वेश्चन क्या बनेगा? जो चीज दे रखी है वो पढ़ा दो। तो तीसरी चीज जो दे रखी है वो ये कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये दो तरीके से मिलती है। अगर ये मोटी मिलती है और कठोर होती है, जैसे ये ग्लाइकोकैलिक्स है। अब अगर ये मोटी होगी, कैसी होगी? ये मोटी 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 होगी, है मोटी होगी इस तरीके से। और ऑब्वियस सी बात है, मोटी होगी तो कठोर होगी। अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटी मिलती है, कठोर होती है, तब इस ग्लाइकोकैलिक्स को नाम दिया जाता है, इसे पुकारा जाता है क्या? इसको नाम दिया जाता है संपुटिका कैप्सूल। और अगर ये पतली होती है, पतली ढीली आच्छद, आपको हिंदी में एक वर्ड मिलेगा आच्छद, जिसको हम शीथ बोलते हैं, मतलब आवरण। मैं तेरे को एनसीईआरटी के एक एक वर्ड टू वर्ड बताऊंगा। मुझे पता है जब तू एनसीईआरटी पढ़ेगा तो कौन सा वर्ड तेरे को समझ में नहीं आएगा। तो ये एक पतली ढीली आच्छद के रूप में, आच्छद मीन्स अंग्रेजी में शीथ लिखा हुआ है, मतलब क्या? आवरण। यानी एक पतले ढीले आवरण के रूप में जब मिलती है तब हम इसको क्या नाम देते हैं? तब बालक हम इसको नाम देते हैं क्या? अवपंक स्तर बोल दीजिए, या अवपंक लेयर, स्लाइम लेयर बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। अवपंक परत भी लिखा होता है कई जगह, अवपंक परत लिखा होता है, अवपंक स्तर लिखा होता है। ठीक है जी, डन, क्लियर है? ये दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। और क्वेश्चन अगर बनेगा तेरे नीट में तो सिर्फ यहीं से बनेगा, तेरे से सीधा पूछ लिया जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स अगर मोटी कठोर होगी तो क्या बोला जाएगा? सर संपुटिका कैप्सूल बोला जाएगा। और अगर पतली होगी, चिपचिपी होएगी, याद रखना, पतली होएगी, चिपचिपी होएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? अवपंक परत या स्लाइम लेयर। डन, क्लियर है? समझ में आ गया? एक और फंक्शन याद रख लेना, ये इन्फेक्शन में भी हेल्प करती है, ये संक्रमण में भी, संक्रमण के लिए उत्तरदायी होती है।
अब ये वाला बिंदु जो है, ये मैं आपसे पूछूंगा जब हम 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, जहां पर हम एक वैज्ञानिक का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नाम था उनका ग्रिफिथ। ड्रॉपर्स को एकदम से याद आएगा, हाँ ग्रिफिथ, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया डाला गया था जिसके 2 प्रभेद थे, एक एस प्रभेद एक आर प्रभेद, है ना। तो वहां पर मैं याद दिलाऊंगा क्या कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फेक्शन के लिए, संक्रमण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो याद रख लेना अभी के लिए। डन। तो ये 3 फंक्शन, जिसमें से ये याद रख लेना, बाद में आएगा, कब आएगा, 12वीं कक्षा का जब चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। ये जो यहां पर चीज बताइए ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, जो एनसीईआरटी में है वो ये दे रखा है। तो ये वाला बिल्कुल याद रखना है, और अगर ये याद रख सकता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकता तो ये नहीं बोलूंगा बुरी बात है, ट्राई करना, सिंपल सी चीज है, आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, ये था सबसे पहला कोशिका आवरण जिसका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट आते हैं, किस पर आते हैं, कोशिका भित्ति पर आते हैं। अगला जो आवरण जो आ रहा है वो आ रहा है कोशिका भित्ति। अब हमारी एनसीईआरटी में कोशिका भित्ति के बारे में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बताया हुआ है। कोशिका भित्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, बिंदु दर बिंदु चीजें समझने की कोशिश करना। सर 12th कब पढ़ाएंगे, अगले साल पढ़ाएंगे, तेरे को बहुत जल्दी हो रही है बे, यहां पर पढ़ा रहे, तेरे को बातें करने के अलावा और कोई बात वो नहीं है, हैं? 12th कब पढ़ाएंगे, अभी जुम्मा अभी 5वां लेक्चर हुआ, तेरे को अभी से टेंशन हो गई, रुक जा यार, पढ़ ले, पढ़ाऊंगा वो भी। सर पूछ ही तो रहे थे, मत पूछ, पढ़ाते हुए ऐसे फालतू के प्रश्न मत पूछ अभी, क्योंकि फ्लो बना हुआ है पढ़ाने का, तेरा भी फ्लो बनना चाहिए पढ़ने का। हां जी, देखिए पहला बिंदु कोशिका भित्ति से संबंधित पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस दे रेहान कुरैशी, वापस से एक ही चीज को फिर वापस से स्पैम कर रहा है। हां जी, क्या कोशिका भित्ति सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलती है? आंसर, रेहान कुरैशी जल्दी से आंसर दे। क्या कोशिका भित्ति सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलती है? सभी आंसर दे सकते हो। क्या कोशिका भित्ति सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलती है? मेरे को पता है अभी भी कुछ बालक बोलेंगे हां सर हां, है ना। साध कह रहा हां प्रोकैरियोट्स में मिलती है, यूकैरियोट्स में तो चूहे खा गए, प्लांट्स में नहीं मिलती। पहले लेक्चर में बता दिया था दोस्त, इसलिए बोला जाता है पहले लेक्चर से क्लासेस को अटेंड करिए, सीरियसली अटेंड करिए। प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में नहीं होती, पादपों में होती है, कवक में होती है, प्रोटिस्टा जगत में होती है, पहले लेक्चर में बताया था। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति और यूकैरियोट्स की कोशिका भित्ति अलग अलग होती है। क्या सर? मतलब यूं समझिए कि फोन तेरे पास भी है, फोन मेरे पास भी है। उस फोन का कार्य क्या है? सर फोन मिलाना। मेरे पास भी फोन है, तेरे पास भी फोन है। हाँ सर, दोनों के पास फोन है। तू भी उस फोन का इस्तेमाल क्या करता है? यूट्यूब को देख लेता है, रील्स देख लेता है, डाउटनेट में जो कोर्स खरीदा उसमें क्लास देख लेता है कभी कभी। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं तो हमने देख लिया, स्टार्ट कर दिया, कुछ दिन बाद ये भी हम नहीं देखेंगे, है ना, ऐसा ना, नहीं, फ्लो ऐसे ही रहना, ठीक है। तो उस फोन के कई सारे इस्तेमाल होते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन तेरे पास जो फोन है और मेरे पास जो फोन है हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है तेरे पास Xiaomi का फोन हो सकता है तेरे पास आईफोन हो सकता है तेरे पास सैमसंग का हो, है ना। मेरे पास अभी तो सैमसंग का है। तो कहने वाली बात थी क्या कि कोशिका भित्ति जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी मिलती है, यूकैरियोट्स में भी मिलती है, दोनों में मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति और यूकैरियोट्स की कोशिका भित्ति डिफरेंट होती है, अलग होती है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलती है। यूकैरियोट्स में अपवाद याद रखना, किसमें नहीं मिलती? जंतु में अनुपस्थित होती है, ठीक है।
तो प्रोकैरियोट्स में मिलती है और यूकैरियोट्स में किसको छोड़कर, प्राणियों को छोड़कर, एनिमल्स को छोड़कर सभी में मिलती है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है सर। किंतु, लेकिन, किंतु परंतु याद रखना है क्या, संगठन के आधार पर दोनों में अलग होती है। किंतु संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर अलग होती है। संगठन के आधार पर अलग होती है मींस सर ये समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं, देख ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। याद रखना किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन। अभी मत पूछना क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, अभी बता रहा हूं। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। नेक्स्ट, अब आप बोलेंगे और किस में मिलती है? प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया में। नेक्स्ट, पादपों में भी तो पाई जाती है। हां सर, पादपों में किससे बनी होती है? सर सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है सर? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है सर। कवक, कवक में किससे बनी होती है? कवक में बनी होती है काइटिन से। सर ये काइटिन क्या होता है? हम तो इसको अंग्रेजी में चिटिन बोलेंगे, CHITIN, काइटिन से बनी होती है। और सर हालांकि ये बाद में आएगा जब हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे, वहां पर भी बताना था ये, लेकिन अभी बता देता हूं। शैवाल, शैवाल आपने नाम सुना होगा, एल्गी बोला जाता है। शैवालों में क्या पाया जाता है? गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट। गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो अब आप जरा सोचिए, इतनी आपको लाइन समझ में है कि सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी है, प्लांट्स में भी है, कवक में भी है, शैवाल में भी है। लेकिन क्या सब में सेम है? नहीं सर, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। समझ में आ गया कि घर पर तेरे भी रसोई है, घर पर मेरे भी रसोई है। घर पर तेरे भी फ्रिज है, मेरे भी फ्रिज है, लेकिन मेरा फ्रिज छोटा है, तेरा फ्रिज बड़ा है ना। घर पर मेरे कूलर है, तेरे भी कूलर है, दोनों के घर पर कूलर है, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन तेरा कूलर जो है वो सिम्फनी का और मेरा कूलर जो है वो कोई दूसरी कंपनी का है। तो समझने वाली बात जो थी कि प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में कोशिका भित्ति है, एक्सेप्ट कौन से यूकैरियोट्स में नहीं है? सर जंतुओं में अनुपस्थित है, बाकी यूकैरियोट्स में होती है। तो इन सब में सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन जो है वो डिफरेंट है। अब बात आ रही है सर ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, सेल्यूलोज क्या है, काइटिन क्या है, गैलेक्टेंस क्या है, मैनेंस क्या है? हालांकि अभी अगर मैं बताऊंगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। अभी सिर्फ मैं इतनी सी बात बोलता हूं कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन, ये सेल्यूलोज, ये काइटिन, ये गैलेक्टेंस, ये मैनेंस, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, जिनमें से पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये एक प्रकार के मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो काइटिन जो है ये मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट है। ये सब आएगा, ये सब आएगा। और ये कहां पर आएगा, कौन से चैप्टर में आएगा? ये 11वीं कक्षा के एक चैप्टर में आएगा, 11th क्लास के एक चैप्टर में आएगा, जिसका नाम होएगा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जैव अणु चैप्टर जो है, उस जैव अणु चैप्टर में मैं आपको वहां पर बताऊंगा, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल आएंगे और वहां पर आपको बताना पड़ेगा। तो याद रखना, प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, पादप में इससे बनी होती है। बाकी वही चीज बार बार मैं रिपीट करूं कि सर कोई ऐसा प्रोकैरियोट बता दीजिए जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो बेटा ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्या कि ये प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में पाई जाती है। कौन सा वो प्रोकैरियोट्स है? प्रोकैरियोट्स का अपवाद बताइए। तो आप जानते हैं सर, माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा जो है वो अपवाद स्वरूप है जिसमें ये नहीं मिलती है। तो ये चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये ऑलरेडी चीज हम जान चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, किंतु संगठन ना बोलकर मैं अव्यय बोल देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने आपसे पूछा था, जैसे अभी अमन MCH ने पूछ लिया, संगठन ना बोलकर हम यहां पर बोलेंगे अव्यय। अव्यय मीन्स जिन चीजों से वो बनी होती है। ठीक है, अब ठीक है अमन, अब क्लियर है। अव्यय मतलब कॉम्पोजिट्स। कॉम्पोजिट्स मीन्स जैसे ये दीवार है, इसकी कॉम्पोजिशन किसने बनाई? ब्रिक्स ने बनाई, यानी ईंटों ने बनाई है। तो सेल वॉल जो है इन सब में है, लेकिन वो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन जो है, सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है, कौन से केमिकल से बनी हुई है, वो डिफरेंट है। डन? अब क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब इधर देखिएगा, ये जो कोशिका भित्ति जो होती है प्रोकैरियोट्स में, इससे बनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला बिंदु जरा ध्यान से सुनना, कितने हो गए? पहला बिंदु ही हुआ है, दूसरा बिंदु सेल वॉल का। इसका कार्य क्या होता है? सेल वॉल का कार्य क्या होता है? देखो, सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स में किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अभी सिर्फ इतना याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है बेटा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जैवणु में। अगर मैंने अभी बताना स्टार्ट कर दिया कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो NAG से बना होता है, NAM से बना होता है, जिसके बीच में ट्राइग्लिसरीन होता है, NAGN एसिटाइल ग्लूकोजमीन, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, ये सारे वर्ड्स आएंगे। कहां पर आएंगे? यहां पर। अगर मैं यहां पर बताऊंगा तो तेरा माथा घूम जाएगा। तो जहां पर जो चीज आएगी वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। यहां पर जो चीज बताने लायक थी वो ये कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, काइटिन क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, गैलेक्टिन्स मेनिन्स क्या होता है, ये हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु, अगर मैं कार्य की बात करूं सेल वॉल के, तो सेल वॉल का कार्य क्या होता है? हाँ जी, सेल वॉल का कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होती है उसका कार्य क्या होता है? तो बेटा ये कोशिका भित्ति के दो कार्य हैं। कितने कार्य? दो कार्य हैं, सीधे सीधे याद रखने। पहला, संरचना, आकार को बनाए रखना, यानी जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उस कोशिका की स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को मेंटेन रखना, कि अगर वो बेसिलस है तो बेसिलस रहे, कोकस है तो कोकस रहे, विब्रियो है विब्रियो रहे, सर्पिल है सर्पिल रहे, यानी आकार को, उसकी संरचना को बनाए रखना। दूसरा, फटने से और निपातित होने से बचाना। दो कार्य है। पहला तो आराम से समझ में आ जाएगा कि भैया ये शेप को मेंटेन करेगी। क्यों? क्योंकि ये ठोस संरचना है। कौन? ये जो कोशिका भित्ति जो है ये ठोस संरचना है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठोस संरचना है। अगर ठोस है तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, उसकी शेप को बनाए रखेगी। और यहां पर दूसरे फंक्शन में यह भी चीज समझ में आ गई कि भैया फटने से बचाएगी। लेकिन सर ये निपातित क्या होता है? ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज कर देता है। ये निपातित क्या होता है? तो निपातित जो होता है उसको हम इंग्लिश में लिख दे एक बार। फटने को हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट। इंग्लिश में फटने को क्या बोलते हैं? बर्स्ट। BUR साइलेंट होता है, ST, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, ठीक है। और निपातित को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोलैप्स। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने अंग्रेजी का ये वर्ड सुना हुआ, कोलैप्स? नहीं समझ में आ रहा कोलैप्स, निपातित? आइए सिंपल तरीके से, मैंने बोला ये कोशिका, इसके अंदर अगर पानी जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ये कोशिका क्या होती जाएगी सर? फूलती जाएगी फूलती जाएगी एक समय ऐसा आएगा कि ये फट सकती है ना? हाँ सर। क्या हो सकती है? फट सकती है। हाँ सर। तो ये जो कोशिका भित्ति जो है ये फटने से क्या कर रही है सर? बचा रही है। ये तो ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि मान लो ये जो कोशिका जो थी,
इस कोशिका से अगर पानी बाहर निकलने लग जाए, या जो भी इसका जीव द्रव्य है, जो भी द्रव्य अगर वो बाहर निकलने लग जाए, तो सर ये तो सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगी सर ये तो ये जो सिकुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हिंदी में बोला जाता है निपातित कोलैप्स, यानी सिकुड़ जाना। डन हो गया, मीनिंग क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कोशिका भित्ति क्या करती है, ये सिकुड़ने से बचाती है और ये फटने से बचा रही है। ये थी दो कार्य किसके, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाली कोशिका भित्ति के। अब मैं आपको बताता हूं, हमारी एनसीईआरटी में यही चीज लिखी हुई है, किसमें, कोशिका भित्ति में। अगर तू यहां पर जल्दी से पढ़ेगा, फटाफट पढ़ेगा, तो जल्दी से पढ़, यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति। यहां से यहां तक की लाइन में ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता रखा है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग मोटाई का होता है। किसी में ये ढीला होता है तो उसको हम अवपंक परत बोलते हैं, किसी में ये मोटी और कठोर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, संपुटिका। बस खत्म, इतना सही था ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या दे रखा है कि कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, यही बताया। कोशिका के आकार को मेंटेन करती है, उसकी संरचनात्मक, उसको संरचनात्मक क्या लिखा हुआ, सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, मीनिंग उसकी संरचना को बनाए रखती है। तो याद रखना, सेल वॉल जो है वो कोशिका के आकार को, उसकी संरचना को बनाए रखती है। दूसरा, ये जीवाणु को फटने से और निपातित, निपातित का मतलब होता है कोलैप्सिंग से बचाती है। डन सर, टाइम हो गया प्रश्न का? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी 10 मिनट है, मेरे को टाइम दिखाई दे रहा है। बार बार स्पैम मत करा कर, टाइम हो गया, टाइम हो गया, 5:15 पर होता है, अभी 5:05 हुए हैं। हाँ जी, डन, चलें आगे, क्लियर है, आगे बढ़े। ये हमने कोशिका भित्ति में इतने से 2 बिंदु पढ़े हैं कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है प्रोकैरियोट्स में, ये ठीक है। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है, ये ठीक है। अब तीसरा बिंदु वो ये है कि कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणुओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से सुनना। पहला, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। सर ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है? सर हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, धनात्मक, नेगेटिव को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। तो ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक क्या होता है ये पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस कर ले। सर कृष्ण ग्राम, कृष्ण नहीं थे बेटा, वो कृष्ण नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे, ठीक है, ठीक है। आइए, सर ह्यूमन का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? कौन से ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाना है तुमको फलक? कौन से ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा? क्वेश्चन ऐसे पूछो कि सर मानव कोशिका की संरचना या उसके आकार को कौन बनाए रखता है? तो जब आएगा यूकैरियोटिक कोशिका तो वहां पर आएगा कोशिका कंकाल। कोशिका कंकाल जो होती है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। आइए, तो कुछ क्वेश्चंस जो हमने कल किए थे पेज नंबर 90 पर 9 क्वेश्चन थे, जो पुरानी एनसीईआरटी में 128 से 9 क्वेश्चन बन रहे थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। पहला ये करा दिया था, याद है? उपरोक्त में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है? प्लाज्मिड नहीं था, कोशिका भित्ति नहीं थी, 70S राइबोसोम नहीं था, कौन था? अंत्यवृष्ट पिंड, ये मैंने आपको कल बता दिया था। दूसरा, कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जा रही है? ये हमने देख लिया था, केंद्रक आवरण। जीवाणु का आकार प्रारूपिक, टिपिकल जीवाणु जो होता है, जो ज्यादातर मिलते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर, नॉर्मल बैक्टीरिया पूछ ले तो 3 से 5 माइक्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मिड के बारे में सही नहीं था? ये वाला जीवाणुओं में आनुवांशिक लक्षण नहीं दे रहे थे, सम लक्षण प्रदान कर रहे थे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे रहे थे। ये 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 5वां जल्दी से करिएगा फटाफट बेटा। सर जंतु कोशिका को निपातित होने से कौन बचाता? कोई नहीं बचाता। जंतु कोशिका निपातित हो जाती है और फट भी जाती है। जंतु कोशिका जो है
अगर उसको अति पराशरी या अल्प पराशरी घोल में रखें, अगर अति पराशरी घोल में रखेंगे तो वो पिचक जाएगी, अल्प पराशरी घोल में डाले तो वो फट सकती है। ठीक है, कौन फटने से बचाती है या कौन पिचकने से बचाती है? कोशिका भित्ति। तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है तो हमारी कोशिका फट भी सकती है और हमारी कोशिका कोलैप्स भी हो सकती है, सिकुड़ भी सकती है। डन। चलिए जी, बैक्टीरिया में कोशिका आवरण में शामिल है, जल्दी से आंसर लगाइए, सिंपल सा प्रश्न है। हाँ भैया, कोशिका आवरण में कौन शामिल है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 3 चीजें शामिल है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। ये मैंने अभी आपको बता दिया, सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट, छठा, लगाइए इसका आंसर। करिए दोस्त। यस, बिल्कुल फट सकती है बेटा, अमन कश्यप, लेकिन ऐसे अपने आप नहीं फटेगी। हम उसको जब एक घोल में डालते हैं, कौन से घोल में डालते हैं? एक अति पराशरी, एक अल्प पराशरी। अति पराशरी जो होती है उसमें क्या हो जाती है? पिचक जाती है, और अल्प पराशरी जो होती है उसमें फूल जाती है। सॉरी, अति पराशरी में जब डालते हैं तो फूल जाती है, अल्प पराशरी में जब डालते हैं तो वो पिचक जाती है। ये आएगा, कंसेप्ट आएगा, अति पराशरी, अल्प पराशरी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी जल्दी से यहां पर बताइए इसका आंसर क्या किया आप लोगों ने? सेकंड, थर्ड, समपराशरी में यूं की यूं बनी रहती है। हाँ जी, सेकंड, थर्ड, क्या किया? फर्स्ट, बहुत ही बढ़िया वैष्णवी, बहुत बढ़िया, गजब। तुमको आकार याद है? यूकैरियोटिक कोशिका। पहले तो सोच, यूकैरियोटिक कोशिका, पीपीएलओ, वायरस, बैक्टीरिया। सबसे छोटा आकार जो था इनमें से, आकार सबसे छोटा किसका होगा इनमें से? सबसे पहले मैंने तेरे को वायरस लिखवाया था 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए? वायरस। तो ये तो बिल्कुल नहीं होएगा, ये बिल्कुल नहीं होएगा। बचा कौन? यहां पर वायरस, यहां पर वायरस। अब यहां पर यूकैरियोटिक, यहां पर यूकैरियोटिक। अब बचा बैक्टीरिया और पीपीएलओ। अब याद कर, पीपीएलओ का आकार कितना था? 0.1। और बैक्टीरिया का कितना था? याद कर, बैक्टीरिया का 1 से 2 या 3 से 5। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा? सेकंड करेक्ट आंसर होएगा दोस्त। कैसे थर्ड लगा रहे हो तुम? का एनसीईआरटी बेस्ड है, और तुम अगर गलती कर रहे हो तो देख लो तुम गलती कर रहे हो। सर आपने ये नहीं बताया कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका में क्या डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्लूरोनिमोनिया समजीव। अरे जीवित कोशिका जिसमें जीव द्रव्य मिलेगा, जीवित कोशिका, प्रोटोप्लास्ट नहीं बताया था तेरे को? प्रोटोप्लाज्म नहीं बताया था? वो कोशिका जिसमें जीव द्रव्य मिलेगा वो जीवित कोशिका, जिसमें नहीं मिलेगा वो मृत कोशिका, सीधा सीधा। प्लूरोनिमोनिया समजीव का आकार कितना होता है? हाँ भाई, प्लूरोनिमोनिया समजीव का आकार, पीपीएलओ का, अभी अभी बताया आपको, आप जानते भी हैं। डन, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 माइक्रोमीटर। सभी ने यही किया? हाँ सर, कर लिया, सिंपल सा था। चले आगे आगे, चलिए जी। ये वाला मत करिए अभी, ये अभी मैंने कराया नहीं है मीजोजोम से, आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये वाला भी मीजोजोम है, ये भी अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। वापस से 2 क्वेश्चन है जो मीजोजोम से रिलेटेड है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है रुक जाइए, अभी पहले हम आगे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे लास्ट के, दोनों मीजोजोम से रिलेटेड थे। आइए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हमने बोला कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। हुआ क्या था, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने एक तकनीक, अब वैज्ञानिक है तो कुछ ना कुछ खुरापात तो करते रहते हैं। इन्होंने खुरापात करी। क्या खुरापात करी? इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पैट्री डिश ली, या इन्होंने एक इस तरीके से जार लिया। उस जार के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया
जो थे वो रख दिए हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया रख दिए हैं। ठीक है, अब ये जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया इन्होंने रखे, इसके ऊपर उन्होंने क्या डाली, डाई डाल दी। पहला स्टेप क्या डाली, डाई। एक डाई डाली, और वो जो डाई जो डाली उस डाई का नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी, थोड़ा सा हटके पढ़ रहे हैं, जरूरी है। क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है। डाई समझ में आता है, जैसे हम बालों को डाई कर लेते, कलर देती है ना, ऐसे ही मतलब यूं मान लो ये कृष्ण ग्राम जो है, इन कृष्ण ग्राम के नाम में कृष्ण लगा दे। कृष्णा जी जो है, कृष्ण जी जो है, वो क्या कर रहे थे, होली खेल रहे थे। किसके साथ में, बैक्टीरिया के साथ में। कृष्णा ने कहा आओ होली खेलते हैं सखी, हम तुम्हारे साथ होली खेलते हैं। तो कृष्णा ने होली खेली और रंग डाल दिया। कौन सा, बैंगनी रंग डाल दिया। क्रिस्टल वॉयलेट कैसा रंग है सर, बैंगनी रंग है। डाल दिया किसके ऊपर सर, इन बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया। ठीक है सर, बैक्टीरिया के ऊपर डालने के बाद ये बैक्टीरिया जो थे ये कैसे रंग के हो गए, अब आप खुद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये बैक्टीरिया जो थे, ये बैक्टीरिया जो थे ये पर्पल कलर के हो गए। पर्पल पर्पल, ठीक है जनाब, ये बैक्टीरिया कैसे हो गए सर, पर्पल कलर के हो गए। ओके, डाई चढ़ गई, डाई लग गई इनके ऊपर, होली खेल ली, रंग डाल दिया। चलो सर अब आगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था सर, पहला चरण क्या था, डाई डालने का था, होली खेलनी। अब होली खेलने के बाद नहाना भी तो पड़ेगा। हाँ सर, तो थोड़ा सा नहला दिया इनको। क्या की दिया, इनको वाटर के साथ में वॉश कर दिया। सेकंड स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेप है, वाटर के साथ में वॉश कर दिया। जल के साथ धो डाला, लाइफ जिंगल आला, जल से वॉश कर दिया। देख रहा है तू मेरी अंग्रेजी, जल से वॉश कर दिया। क्या कर दिया, जल से वॉश कर दिया, जल से धो डाला, जल से धो दिया। ठीक है सर, जल से धोने के बाद में, ध्यान से सुनना, हाँ जी, जल से धोने के बाद में तीसरे स्टेप में फिर क्या किया, तीसरे स्टेप में ये जो यहां पर पर्पल बैक्टीरिया जो थे, इन पर्पल बैक्टीरिया पर डाला आयोडीन सॉल्यूशन। तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन जो था 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। अभी सिर्फ इतना याद रखना, आयोडीन सॉल्यूशन से आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। अब आयोडीन सॉल्यूशन इसलिए डाला गया ताकि आयोडीन का कलर होता है ना लाल, हाँ सर, वो पड़ सके यहां पर थोड़ा सा, और वो जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो थी वो अंदर घुस जाए। कहां पर घुस जाए, इन कोशिकाओं के अंदर घुस जाए, उनकी झिल्लियों में, उनकी कोशिका भित्ति में घुस जाए, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है सर, ये थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप, मतलब समझ रहा, 2 बार होली खेली किसने, कृष्णा ने, कृष्ण ग्राम ने 2 बार होली खेली। पहले होली खेली तो डाई डाली, फिर धो दिया, फिर अगली बार फिर से होली खेली किससे, आयोडीन के सॉल्यूशन से, फिर से आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब बोले हम इनको फिर से धोएंगे। किससे धोएंगे, इस बार बोले कि हम इनको अल्कोहल से धोएंगे। किससे, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, इथेनॉल से वॉश कर दिया। तो टोटल कितने स्टेप हो गए सर, 4 स्टेप हो गए। कितने स्टेप हो गए सर, 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था कि सर डाई डाली, कलर चढ़ गया, फिर धो डाला, फिर वापस से डाई डाली, कौन सी, आयोडीन डाल दी, फिर से अल्कोहल, इस बार किससे धोया, अल्कोहल से धोया। ये 4 स्टेप करने के बाद में ये जो बीकर जो था इसमें से कुछ के ऊपर से तो कलर हट गया और कुछ जो थे उनके ऊपर कलर चढ़ा रहा। ठीक है, कुछ के ऊपर से तो कलर हट गया, जिनके ऊपर से रंग
हट गया, उनको बोला कि भैया ये है बड़े नेगेटिव बैक्टीरिया कि ससुरे रंग नहीं चढ़ा पा रहे हैं। क्या नाम दिया? ग्राम नेगेटिव। कि वो जिन पर क्या नहीं हुआ? ग्राम स्टेनिंग नहीं। स्टेनिंग को हम क्या बोलते हैं? सर पर्पल कलर क्यों डाला? क्योंकि उनको अच्छा लगता था बेटा। कैसी बातें कर रहे हो यार? अलग अलग प्रकार की डाई है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये डाई इस्तेमाल कर ली ताकि अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिख जाए। अब मैं आपको और डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो इसके बाद में एक और स्टेप होता है, 5वां स्टेप होता है। 5वें स्टेप में क्या किया जाता है कि यहां पर जिन पर नहीं चढ़ा है ना, उनके ऊपर फिर से डाई डाली जाती है। कौन सी? सैफ्रेनिन डाली जाती है। सैफ्रेनिन, ये 5वां स्टेप होता है। सैफ्रेनिन डाली जाती है, और सैफ्रेनिन जब डाल दी जाती है तो इनके ऊपर कौन सा कलर चढ़ जाता है? सर लाल कलर। क्या मैंने तेरे को पढ़ाया? क्योंकि तू कंफ्यूज हो जाएगा। जहां जितनी नीड है उतना ही पढ़ाऊंगा। मेरे को तेरे को पीएचडी नहीं करानी है, मेरे को तेरा सिलेक्शन चाहिए नीट के एग्जाम में। हाँ, उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में पढ़ना है आराम से, जितना डिटेल में पढ़ना है ना? तो समझना इस चीज को क्या कि भैया इसके ऊपर जब चौथा स्टेप कर दिया, अल्कोहल से धो डाला, तो इसमें से 2 बैक्टीरिया इस तरीके से उभर कर आए। एक जिनके ऊपर कलर नहीं चढ़ा, जिनको बोल दिया कि भैया ये नहीं चढ़ सकता, इनके ऊपर कलर कौन सा? क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन, तो इनको बोल दिया ग्राम नेगेटिव। और जिनके ऊपर चढ़ा रहा, जिनके ऊपर चढ़ा रहा, रंग नहीं हटा, रंग नहीं हटा, उनको बोल दिया ग्राम धनात्मक, यानी ग्राम पॉजिटिव। चलिए जी, बस इतनी सी बात थी, डन। अब स्टेनिंग जो होती है, इस प्रक्रिया को बोला गया ग्राम स्टेनिंग। इस प्रक्रिया को क्या बोला गया? ग्राम स्टेनिंग। सर मेरे स्कूल में सैफ्रेनिन थी, याद आ रही है ना, लाल रंग की, तो वो 5वां स्टेप होता है जिसमें जिनके ऊपर नहीं चढ़ता इनके ऊपर सैफ्रेनिन डाला जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या हुआ, ये करा क्यों? इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि आपके बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनके ऊपर कलर चढ़ जाता है, एक वो जिनके ऊपर नहीं चढ़ पाता। बाद में और स्टडी की गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब आप में से कोई ना कोई दिमाग में आपके प्रश्न बनेगा ना, सर ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर कलर क्यों चढ़ा रह गया, इसके ऊपर कलर क्यों हट गया, इसके ऊपर क्यों कलर हट गया, इसके ऊपर क्यों कलर चढ़ा रह गया। तो ये हम डिटेल में पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। हालांकि पहले के बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, और मैं नहीं चाहता हूं कि इतना डिटेल में मैं आपको ले जाऊं जो इलॉजिकल हो, टाइम वेस्ट हो। क्वेश्चन तेरे से नहीं पूछा जाएगा कि बेटा बता इसके ऊपर कलर क्यों हट गया, बता इसके ऊपर क्यों कलर चढ़ा रह गया। अगर मैं ले जाना होता मैं तेरे को बिल्कुल ले जाता कि भैया ये जो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो 2 स्तरों से बनी होती है। एक होती है पेप्टिडोग्लाइकेन और एक होती है लिपोपॉलीसेकेराइड। जबकि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं इसमें केवल पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी स्तर होती है, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली स्तर होती है। और कौन होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड। वो लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में कलर अटक जाता है, यहां पर केवल एक स्तर है, कलर नहीं अटकता, इसलिए कलर निकल जाता है। कोई लॉजिक ही नहीं होता पढ़ाने का, क्योंकि ना ही क्वेश्चन बनेगा। हां बस सांत्वना मिल जाएगी, हां अच्छा लगा, लेकिन अच्छा नहीं लगना है, स्मार्ट प्ले करना है कि क्वेश्चन जो बनेगा वो केवल तेरी एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा। और एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? सिर्फ इतना सा दे रखा है, क्या? पढ़ जल्दी से। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता, यानी जो जीवाणु है उनकी कोशिका आवरण जो है उसमें क्या है? चेंजेस हैं, उसमें परिवर्तन है। सभी जीवाणुओं की कोशिका आवरण अलग अलग, सभी जीवाणुओं की जो कोशिका आवरण है सेम नहीं है। किसी की कोशिका भित्ति अलग है, कोई ग्राम पॉजिटिव है, कोई ग्राम नेगेटिव है। तो देख क्या लिखा हुआ है, ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि। सर ये अभिरंजन क्या होता है? अभिरंजन का मतलब रंग देना। अभिरंजन का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग। अभिरंजन को हम क्या बोलते हैं? स्टेनिंग बोलते हैं। यहां पर लिखा है ना ग्राम अभिरंजन, कहां लिखा है? यहां। इसको हम बोलते हैं ग्राम अभिरंजन। अलख निरंजन, ग्राम अभिरंजन। तो अभिरंजन का मतलब होता है रंग देना।
यानी रंग चढ़ा देना, रंग देना या रंग चढ़ा देना या कलर दे देना, ठीक है। तो ग्राम ने एक टेक्निक जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम ने एक टेक्निक डेवलप करी जिसको हमने क्या बोला, ग्राम स्टेनिंग बोला। और इस ग्राम स्टेनिंग के लिए अलग अलग जीवाणुओं ने अलग अलग व्यवहार दर्शाया, जिसमें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया किसको, जीवाणुओं को। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं यानी जिन पर कलर चढ़ा रह जाता है उनको ग्राम धनात्मक बोलते हैं, और जिनमें अभिरंजन नहीं होता उनको हम ग्राम ऋणात्मक बोलते हैं। बस सिंपल, डन, क्लियर है। एक कह रहा है क्वेश्चन कराओ, बाबला तो नहीं हो गया है बेटा, बावला तो नहीं हो गया। अभी मैंने तेरे को 9 क्वेश्चन दिखाए थे जिसमें टोटल मैं 7 क्वेश्चन करा चुका हूं। मैंने बोला 2 क्वेश्चन मीजोसोम से रिलेटेड हैं, मीजोसोम मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तेरे को, फिर कह रहा है क्वेश्चन कराओ। बेटा का सूंघ लिए हो, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। चलो जी, तो ये वाली चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, समझना। क्या हमने बेटा यहां पर कोशिका आवरण पढ़ रहे थे जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिक्स पूरा का पूरा देख लिया, हमने कोशिका भित्ति पूरी की पूरी देख ली। अब आती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली से संबंधित है मीजोसोम्स। हां, मैं मीजोसोम वाला क्वेश्चन तेरे को दिखा देता हूं, अगर तू ड्रॉपर है, पहले पढ़ रखा है तो ट्राई कर ले, ठीक है। नहीं आता टेंशन मत लेना कि सर हमको नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन तेरे को दिखा देता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, इसलिए मैं वहां लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है एक बार दिखा देता हूं तेरे को। ये ले, अगर आता है तो करने की कोशिश करना, नहीं आता तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी मीजोसोम पढ़ेंगे। सांस तो ले लो सर, सांस ही नहीं लेनी है। ऑलरेडी मेरी एक सांस है, और कितनी सांस लूं मैं, एक सांस मेरी घर पर बैठी है, और कितनी सांस लूं, बस एक ही सांस काफी है। हाँ जी, इसका आंसर कर पा रहे हैं, चलो बहुत अच्छा, जो कर पा रहे हैं वेल डन, वेरी गुड। मीजोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक विशेष संरचना होती है जो प्लाज्मा झिल्ली में साइटोप्लाज्म के विस्तार से बनती है। यस, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। जो नहीं जानते हैं वो इतना सा कि मीजोसोम्स जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और ये कोशिका भित्ति के मध्य नहीं मिलते, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उनको हम मीजोसोम्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट था, ठीक है। जिनको नहीं आता इट्स ओके, बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए एक बार। क्या नाम है सर आपका? बेटा किसने बताया था डाउटनेट में एडमिशन लेने को आपको? सर एनसीईआरटी संपूर्ण नहीं मिलेगी, अभी मैं बता देता हूं, वही मिलेगी जो पुरानी वाली, कोई नई नहीं मिलेगी। तो अपने बैच में जाकर पुरानी एनसीईआरटी, मतलब पिछले साल की जो एनसीईआरटी संपूर्ण है, उसी को ही डाउनलोड कर सकते हो आप। हाँ जी, इसको कर सकते हो आप। वेल डन दीपक। सर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हो क्या आप? हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते। पहला कथन दे रखा है कि ग्राम धनात्मक में ग्राम अभिरंजन नहीं होता, दूसरा कथन दे रखा है ग्राम ऋणात्मक में ग्राम अभिरंजन होता है। बता क्या आंसर होएगा? दोनों गलत हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल याद रखना है, ग्राम पॉजिटिव वो जिनमें कलर चढ़ा रह जाएगा, ग्राम नेगेटिव वो जिनमें कलर नहीं चढ़ा रहेगा। सिंपल। देखो यार दोस्त, बायो ना आप लोग जितना इंटरेस्ट लेते हो ना, बायो उतनी ही इजी है, बहुत इजी है। बायो टफ नहीं है, इजी है। बायो में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दिक्कत कहां पर होती है? सिर्फ टाइम की। इस बार भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 360 में से 320 330 मार्क्स आए, लेकिन 1.5 घंटा लगा दिया उन्होंने बायो करते हुए।
अब 3 घंटे 20 मिनट के एग्जाम में अगर आप 1.5 घंटा बायो में लगा देंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहां से कर पाएंगे? तो बायो सिर्फ टाइम मांगती है और कुछ नहीं। कि आप कितना जल्दी कितना सटीक आंसर दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे तेरे। और ऐसा सवाल पूछना कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हो यही आएंगे, ये मूर्खतापूर्ण भरा सवाल रहेगा। ठीक है, डन। तो भैया यहां पर ये दोनों कथन सही दे रखे थे। बैक्टीरिया में जो मीजोजोम जो होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार से बनते हैं और ये मीजोजोम जो होता है डीएनए की प्रतिकृति में मदद करते हैं। ये हम पढ़ेंगे। इसका आंसर जो है वो ये है, सेकंड है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। डन। चल, तो ये 2 क्वेश्चन बच गए थे। मैंने जस्ट दिखाया कि जिनको बहुत इच्छा हो रही थी सर क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन करा दो, तो ये 2 क्वेश्चन बच गए थे इस पेज से। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। या तीसरा मींस कोशिका आवरण जो था उसका तीसरा भाग। कोशिका आवरण जो था आपने पढ़ा। कोशिका आवरण जो है, कोशिका आवरण में 3 भाग थे। ग्लाइकोकैलिक्स देख लिया, कोशिका भित्ति देख लिया। अब किसकी बारी है? कोशिका झिल्ली की बारी है। तो नेक्स्ट क्या आती है? कोशिका झिल्ली आती है। अभी कितनी देर है हमारे पास? टाइम कितना है? 5:30 हो गए हैं। चलो अभी 5 मिनट और ले लेते हैं। 5 मिनट। आई नो टाइम हो गया है, पता है मेरे को। 5 मिनट, 5 मिनट, बस 5 मिनट। बस इतना सा एक होमवर्क के रूप में तुमको ना एक चीज पूछने वाला हूं, जरा घर पर एक बार सर्च करिएगा। कोशिका झिल्ली, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों का ये डाउट होता है क्या सर हम इसको जीव द्रव्य झिल्ली बोल सकते हैं? हाँ सर। हम और क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं। हाँ जी, प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं। सर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ये कई सारे वर्ड हैं जो कई बच्चों को परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे आगे भविष्य में कोई पूछे कि प्लाज्मा लेमा क्या है, तो सीधा सीधा मुंह पे आंसर देना कि कोशिका झिल्ली को या जीव द्रव्य झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को ही प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीजें एक ही, कोई अलग नहीं है। ठीक है, बस इतना सा सवाल है कि ये 4 वर्ड ढूंढ कर आना। एक है पारगम्य, एक अर्ध पारगम्य, एक अपारगम्य, और अगर पता है तो बहुत ही बढ़िया, एक है चयनात्मक पारगम्य। इसी चयनात्मक पारगम्य को हम वर्णात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, ये झिल्लियां जो होती हैं बेटा याद रखना, मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। क्या बोला हमने? झिल्लियां 4 प्रकार की होती है। झिल्ली जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, झिल्ली 4 प्रकार की होती है। अब ये जो 4 प्रकार होते हैं वो ये होते हैं पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। एक बार पढ़कर आना। ठीक है, अगर कहीं पर मिलता अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। और 2 वर्ड सोचकर आना। ये उनसे पूछ रहा हूं जो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, उनसे कह रहा हूं। बाकी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ अच्छी बात है। जो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है वो जरा ये वर्ड भी जरा देखकर आइएगा। विलय और विलायक और विलियन केमिस्ट्री के वर्ड है, इनको भी एक बार देखकर आ जाइएगा। बाकी हम ये नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी। सर हमारे बायो में 340 आए, फिजिक्स ने मार दिया। इस साल मत करना ऐसा। ठीक है, अपना मैक्सिमम ध्यान जो है ट्राई करिए। ड्रॉपर है, अगर आप ड्रॉपर है, रियल ड्रॉपर है, ट्राई करिए। एक बार सुन लीजिए जितने भी अगर यहां पर ड्रॉपर हैं और जिनके 300 क्रॉस मार्क्स हैं, मैं एक चीज बस बोल रहा हूं, मेरी एक पर्सनल राय है। अगर आपको अच्छी लगे तो मान लीजिएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ड्रॉपर है, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, और अगर आप 300 क्रॉस हैं बायो में,
बायो में 2024 में 300 से ज्यादा मार्क्स अगर आपके आए हैं बायो में, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज लाइव क्लास मत लीजिए। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में मैं बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से बच्चे को कुछ नहीं आता है। और अगर आप 300 क्रॉस हैं, इट मींस आपके कंसेप्ट्स भरपूर हैं, आपने पढ़ा हुआ है ना? तो ट्राई करिए आप। 2024 का आरंभ बैच का एक्सेस इसीलिए दिया गया है आपको कि अगर आप ड्रॉपर हैं, 300 क्रॉस कर रहे हैं, आप अपने 2024 वाले क्लासेस को उनको देखकर आगे बढ़िए। हां, एक काम बस ये कर लीजिएगा, जो एनसीईआरटी के जो मैं कसरत टाइप से जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी पीडीएफ आती है, टीचर स्लाइड आती है, उस टीचर स्लाइड में आप कर लिया करो। बस इतना सा गुजारिश रहेगी कि जो भी टीचर स्लाइड में एनसीईआरटी कसरत आती है, चैप्टर खत्म होने के बाद ये एनसीईआरटी कसरत हर एक चैप्टर वाइज में डालूंगा, उन पर उनको गौर से करना। मैं फिर बोल देता हूं, होमवर्क जो मैं दूंगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। लिटरली साफ साफ बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। जो चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो ये कि जो यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये इस साल का गोल्डन, मैं बोलूंगा, मतलब मेरी जितनी भी मेहनत है वो इस साल की इस पर होने वाली है। ये जो चीज जो है इस पर, तो ये जितना ज्यादा आप इस पर ध्यान देंगे ना वो उतना ही ज्यादा बेटर होने वाला है। बाकी मिलते हैं अब मंडे को। पढ़ते रहो बेटा और टेंशन मत लेना बस, ठीक है? और ये मत कहना सर एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है, पूरे साल भर का कोर्स है, तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में भगा दो, एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दो। आई नो कि कई सारे ड्रॉपर्स होंगे जो ये कहते होंगे सर प्लीज फास्ट। आई नो तुम्हारा फ्लो उस तरीके से बना हुआ है, लास्ट में इस तरीके से फ्लो बना हुआ है, एक एक दिन में तुमने एक एक चैप्टर निपटाया है, तो तुम यही सोचते हो कि हम भी अभी इसी स्पीड से अगर उसी स्पीड से पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि और दूसरे बच्चे भी हैं बेटा यहां पर। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।